मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C1661 एक पुरानी परंपरा। अध्याय 1661 एक पुरानी परंपरा। वेयरवुल्फ के दो झुंड आमने सामने खड़े थे, उनके बीच केवल जमीन के निशान थे। गैरी ने पहले भी कई लड़ाइयां देखी थीं, असली लड़ाइयां जो अराजकता, चीख पुकार और अचानक हलचल से भरी होती थीं, लेकिन यह अलग थी। यह अभी कोई टकराव नहीं था, ये टकराव से पहले का ठहराव था। एक ऐसा क्षण जब सब कुछ खिंचा हुआ सा लग रहा था, मानो पूरी दुनिया अपनी सांस रोक रही हो। कोई भी आगे नहीं बढ़ा, किसी ने भी अचानक हमले या छुपकर चाल चलने का प्रयास नहीं किया। दोनों पक्ष खुलेआम खड़े थे, उनकी संख्या स्पष्ट थी, उनकी ताकत का प्रदर्शन हो रहा था। समूहों में कुछ ढीले ढाले गठन थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह छल या घात लगाकर हमला करने की लड़ाई नहीं होगी। यदि लड़ाई हुई तो वह सीधी, क्रूर और ईमानदार होगी। गैरी ने गहरी सांस ली। हवा भारी और तनाव से भरी हुई महसूस हो रही थी। उसे वेयरवुल्फ्स की धीमी गुर्राहट सुनाई दे रही थी, जो अपनी प्रवृत्ति को काबू में रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मिट्टी पर पैरों की हल्की सरसराहट, शरीर के समायोजित होने पर चमड़े और धातु की चरमराहट। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं और सब कुछ स्पष्ट सुनाई दे रहा था। पसीने की गंध, स्टीव के शिविर के पास से उठता धुआं, पेड़ों से होकर गुजरती हवा की हल्की आवाज। जैक, स्टीव ने पुकारा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन इतनी बुलंद थी कि मैदान के पार सुनाई दे रही थी। तुम अपने साथियों के साथ यहाँ आए हो और तुम्हारे पास हथियार भी हैं। हम बहुत दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। क्या हमें सच में लड़ना होगा? क्या हम अपने सामने मौजूद मुद्दों पर बात नहीं कर सकते? उनके शब्द शांत थे, लगभग विनती भरे थे, फिर भी वे पत्थर की तरह चुभे। जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। स्टीव तैयार क्यों था? उसे कैसे पता चला कि जैक आ रहा है? क्या यह महज एक संयोग था, या स्टीव को भी वही सच्चाई समझ आ गई थी जिसे जैक को स्वीकार करना पड़ा था? क्या स्टीव को फैलते हुए अभिशाप, संक्रमण, जमीन और लिली के साथ जो हो रहा था, उसके बारे में पता था? जैक का जबड़ा कस गया। अब बोलना खतरनाक होगा, वह ये जानता था। यहाँ तक कि यात्रा में भी, जब वे आक्रमण करने के बजाय धीरे धीरे चल रहे थे, जैक बार बार यही सोच रहा था, अगर मैं रुककर बात करूंगा तो मैं हिचकिचाऊंगा। और हिचकिचाहट वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी नहीं, जब सब कुछ पहले से ही खतरे में था। दो अल्फाओं के बीच लड़ाई का विचार उसके मन से कभी पूरी तरह नहीं निकला था। यह एक साए की तरह मंडराता रहा, एक ऐसी बात जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन जिससे वह पूरी तरह बच भी नहीं सकता था। भाग्य द्वारा फुसफुसाया गया एक आभास। जैक को यह विचार नापसंद था, लेकिन साथ ही उसे डर था कि शायद ये टाला न जा सके। बेवजह गुस्सा मत करो, स्टीव ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए कहा। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालो। मेरे साथियों ने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने डर के मारे ऐसा किया। उन्होंने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला और लगभग एक ऐसी आपदा को जन्म दे दिया जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। और अब, जैक, तुम भी वही गलती करने वाले हो। स्टीव ने एक कदम आगे बढ़ाया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह झुंडों के बीच की अदृश्य रेखा को पार न करे। आपकी स्थिति को देखते हुए, आपके पास कोई बहाना नहीं है। जैक ने तब उस बेचैनी को महसूस किया, न केवल अपने भीतर बल्कि उनके बीच के वातावरण में भी। वह इसे स्टीव की आंखों में देख सकता था और उसके पीछे भी महसूस कर सकता था। दोनों झुंड अब बेचैन थे। दबी हुई फुसफुसाहटें फैल गईं, तेज श्रवण शक्ति के कारण तीखी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले आक्रमण करो, उन्हें इसका फायदा उठाने न दें। अगर वे हम पर हमला करते हैं तो हम भी पलटवार करेंगे। चाहे ये सहज प्रवृत्ति हो, भय हो, या किसी अन्य अल्फा समूह का सामना करने का दबाव हो, कुछ तो हलचल मच रही थी। जितना लंबा ये खींचता, स्थिति उतनी ही खराब होती जाती। जैक चुप रहा। स्टीव ने उसे ध्यान से देखा और उस चुप्पी को समझने की कोशिश की कि उसमें क्या छिपा है। अंत में स्टीव ने कहा, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा जवाब है। ठीक है। आगे बढ़ने के बजाय स्टीव ने अपना हाथ उठाया। इस मात्र हरकत से ही दोनों समूहों में हलचल मच गई। हथियारों की पकड़ मजबूत हो गई, मांसपेशियां तन गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं तुम्हें, जैक, और तुम्हारी सेना को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। ये शब्द बिजली की तरह गरज उठे। दोनों झुंडों में सदमे की लहर दौड़ गई। वेयरवुल्फ्स ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर उलझन और अविश्वास साफ झलक रहा था। गैरी की सांसें थम गईं। द्वंद्व युद्ध, वह इस अवधारणा को समझता था, लेकिन दो अल्फा झुंडों के बीच इसकी घोषणा सुनना अवास्तविक सा लगा। जैक के साथी भी उतने ही स्तब्ध थे। वे सैद्धांतिक रूप से द्वंद्व युद्ध का अर्थ तो जानते थे, लेकिन अब उसका महत्व बिल्कुल अलग था। जैक, स्टीव ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम वेयरवुल्फ होने से पहले एक शूरवीर हो। तुम शूरवीरता के नियमों को जानते हो। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। उसने अपनी बाहें थोड़ी सी फैलाईं, मानो वह उन सभी के सामने शर्तें रख रहा हो। ये हम दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हमारे दोनों गुटों के बीच कम से कम रक्तपात होगा। मेरे सहित मेरे 3 सबसे ताकतवर लोग तुम्हारे 3 लोगों के खिलाफ लड़ेंगे।
जो भी हारेगा उसे विजेता की मांगों का पालन करना होगा। कुछ देर का विराम रहा, और मैं समझता हूं कि इस मामले में, स्टीव ने धीरे से कहा, इसका मतलब मौत भी हो सकता है। आधुनिक युग में राज्यों के बीच द्वंद्वयुद्ध दुर्लभ थे, लेकिन पूरी तरह से अनसुने नहीं थे। इनका उद्देश्य युद्धों को पूरी आबादी को नष्ट करने से रोकना था। जब दोनों पक्ष बराबरी पर होते थे तो द्वंद्वयुद्ध बिना धरती को रक्तपात किए सब कुछ तय कर सकता था। रेड विंग किंगडम के शूरवीरों को यह सिद्धांत बचपन से ही सिखाया जाता था। द्वंद्वयुद्ध शक्ति, सम्मान और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थे। ये बड़े संघर्षों से पहले मनोबल बढ़ाने का भी एक तरीका थे। लेकिन ये दूसरी तरह का था। प्रमोटेड कंटेंट, टर्न 40 पैसे इनटू थ्रिल्स, जॉइन डैफाबिट्स एंट्री लेवल चैलेंज। मो 326 82 109 AI एनालिसिस ऑफ विप्रो शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। मो 824 206 275 जयपुर, महिला ने ढूंढा डायबिटीज से बचने का उपाय जो हो गया वायरल। मो 249 62 83 एक द्वंद्वयुद्ध जिसका महत्व स्वयं युद्ध के समान है। यह एक ऐसा मामला था जहां जिंदगियां, भविष्य और पूरे समूह दांव पर लगे हुए थे। इस तरह के द्वंद्वयुद्ध के सफल होने के लिए दोनों पक्षों को यह मानना आवश्यक था कि दूसरा पक्ष उनके बराबर है। और अब वहां खड़े होकर यह कहना असंभव था कि यह बात सच थी या नहीं। जैक के समूह को आत्मविश्वास था, लेकिन आत्मविश्वास वास्तविकता को मिटा नहीं सकता था। वे संख्या में कम थे। ये तथ्य वहां मौजूद हर किसी के मन में खटक रहा था। अंत में जैक ने तनाव भरे माहौल में तीखी आवाज में कहा, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे झुंड को अपने झुंड में मिला लूंगा। इस घोषणा से भीड़ में एक बार फिर फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। जैक के मन में एक अकेली, हताश उम्मीद गूंज रही थी। अगर सिर्फ एक ही अल्फा बचा हो, अगर यह सब यहीं खत्म हो जाए, तो शायद अभिशाप रुक जाए, शायद धरती ठीक हो जाए, शायद लिली सुरक्षित रहे। तो स्टीव ने शांत भाव से उत्तर दिया, कृपया उन 3 लोगों का चयन करें जो आपके समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुछ क्षणों के लिए स्टीव मुस्कुराया। उसे अपना जवाब पहले से ही पता था। इस द्वंद्वयुद्ध को जीतने का केवल एक ही तरीका था, और यदि वह सफल हो जाता तो उसका अपने भाई को मारने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसे वापस लौटने के लिए मजबूर करना था। जिन लोगों को वह चुनना चाहता था उनकी शक्ति का उसे अच्छा अंदाजा था। वह उनकी ताकत जानता था, उनका दृढ़ संकल्प, उनका कौशल, क्योंकि वह पहले उनके साथ मिलकर लड़ चुका था। धीरे धीरे स्टीव ने अपना हाथ उठाया। मैं तुम तीनों को चुनता हूं। उसकी उंगली उसके अपने सामान की ओर नहीं थी, ये जैक के यहां खड़े तीनों लोगों की ओर इशारा कर रहा था। तारांकन 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 तारांकन, मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम, C 1662 सिस्टम चुने। अध्याय 1662 सिस्टम चुने। चुने गए तीनों लोग भी वहां मौजूद बाकी सभी लोगों की तरह ही हैरान थे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जो पहले से ही व्याप्त तनाव से भी कहीं ज्यादा गहरा था। स्टीव के शब्द अब भी गूंज रहे थे, उनकी आवाज की वजह से नहीं, बल्कि उनके अर्थ की वजह से। वहां मौजूद सभी लोगों में से आमने सामने बैठे 2 समूहों में से उन्हीं को चुना गया था। वे जैक के दल के साथ यात्रा कर रहे थे, उनके साथ लड़े थे, उनके बीच चले थे। फिर भी अब दोनों सेनाओं के सामने उन्हें अलग थलग किया जा रहा था। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि यह एक गलती थी, शायद यह एक उकसावा था। जैक को झकझोरने का एक तरीका, लड़ाई शुरू होने से पहले उसकी भावनाओं को भड़काने का। अक्सर झगड़े इसी तरह शुरू होते थे, छोटी छोटी बातें, जानबूझकर किए गए अपमान, जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए उकसाने वाले क्षण। फिर भी जितने ज्यादा लोग वहां खड़े उन तीनों को देखते गए, स्टीव के इस काम को आकस्मिक मानना उतना ही मुश्किल होता गया। इसके 2 कारण थे जिनकी वजह से यह बहुत ही सोची समझी सी बात लग रही थी। पहली बात तो यह थी कि तीनों एक ही समय पर समूह में शामिल हुए थे। वे एक साथ आए, एक साथ चले और अब भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। दूसरी बात यह थी कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उन्हें जैक के बाकी साथियों से अलग करता था। कुछ ऐसा जिसे स्टीव ने स्पष्ट रूप से देखा था। उनकी आंखों के, वे अलग थे, शत्रुतापूर्ण नहीं, कमजोर नहीं, लेकिन उनमें वह अपनापन नहीं था जो दूसरों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता था। वे झुंड से उसी तरह बंधे नहीं थे, अभी तक नहीं। तुम क्या कर रहे हो? जैक ने धीमी आवाज में पूछा, उसके शब्दों में एक दबी हुई गुर्राहट गूंज रही थी। तुम्हें लगता है कि एक ही समूह के लोग आपस में लड़ेंगे? इससे कुछ साबित नहीं होता। जैक थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी मौजूदगी से ही स्टीव के कई साथियों में तनाव पैदा हो गया। उसकी पीठ पर रखे हथियार हिलने लगे, जो भारी और स्पष्ट थे। उसकी निगाहें स्टीव से हटी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही झलक रहा था, उलझन, शायद अविश्वास भी। जब वे तीनों पहली बार आए थे, तब से जैक को उन पर शक था। अगर वह इसके विपरीत कहता तो झूठ बोल रहा होता, लेकिन तब से कुछ बदल गया था, कुछ महत्वपूर्ण। लिली, उसने ल्यूपस की बहुत प्रशंसा की थी, बार बार, पूरी ईमानदारी से।
जैक को अपनी अंतरात्मा से ज्यादा उसकी अंतरात्मा पर भरोसा था और ल्यूपस ने सबसे अहम समय पर अपनी काबिलियत साबित की थी। जैक को अपनी पत्नी की सुरक्षा ल्यूपस की वजह से ही संभव हो पा रही थी। बस यही बात इस विचार को असहनीय बना रही थी। मैं इन्हें यूं ही नहीं चुन रहा, स्टीव ने शांत भाव से हाथ मोड़ते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, फिर भी उसमें गंभीरता थी। उनकी आंखों को देखो, वे आधिकारिक तौर पर तुम्हारे समूह का हिस्सा नहीं हैं। वे तीनों ओमेगा हैं, है ना? दोनों तरफ फुसफुसाहट फैल गई। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है, स्टीव ने प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना आगे कहा, कि वे हमारी ओर से लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये कहता हो कि उन्हें आपके साथ खड़ा होना ही होगा। तुम अपने ही 3 लोगों को क्यों नहीं चुनते? जैक के साथियों में से एक ने झल्लाकर कहा। या तुम्हारा समूह सचमुच इतना कमजोर है कि तुम्हें अपने लिए लड़ने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत है? जैक ने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपने पीछे की आवाजों को शांत कर दिया। बस करो, उसने कहा। फिर स्टीव की ओर मुड़ते हुए उसका लहजा सख्त हो गया। वे भले ही ओमेगा हों, लेकिन हम उन्हें यहाँ स्वीकार करते हैं। हम वफादारी के लिए दबाव नहीं डालते। उन्होंने खुद हमारे साथ खड़े होने का चुनाव किया है। बस यही मायने रखता है। स्टीव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और तीनों को एक बार फिर गौर से देखा। उसकी निगाहों में कोई दुर्भावना नहीं थी, केवल सोच विचार का भाव था। सचमुच? उसने पूछा। अगर वे ओमेगा हैं तो उन्हें चुनने की पूरी आज़ादी है। तो फिर हम उन्हें फैसला क्यों न करने दें? स्टीव के मुंह से ये शब्द निकलते ही कुछ बदल गया। उन तीनों के आसपास की दुनिया थोड़ी धुंधली सी हो गई। इतनी धुंधली नहीं कि दूसरे उसे देख सकें, लेकिन उन्हें इसका एहसास जरूर हुआ। एक जानी पहचानी अनुभूति उन पर छा गई, ठंडी, यांत्रिक, अपरिहार्य। एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। अल्फा पैक के किसी एक पक्ष को चुने। ये स्पष्ट था, सीधा था, निर्दयी था। धिक्कार है, गैरी मन ही मन चिल्लाया। जैसे ही उसकी नज़र शब्दों पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह कोई सुझाव नहीं था। ये व्यवस्था ही थी जो सबके सामने, यहीं, अभी, उन्हें मजबूर कर रही थी। काई के हाथ अनायास ही उठ गए, उसकी उंगलियां उसके बालों में इस तरह धंस गईं मानो इससे उसके मन से वे विचार किसी तरह दूर हो जाएंगे। ये कहानी के अनुसार नहीं है, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह फैसला इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसके विचार तेजी से घूमने लगे। क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले ही बहुत ज्यादा दखल दिया है? क्योंकि हमने लिली को बचाया? क्योंकि हमने उस जगह कदम रखा जहां हमें नहीं रखना चाहिए था? अगर हम अभी शामिल हो जाते हैं, काई ने तनाव भरी आवाज में धीमी आवाज में कहा, तो हम पूरी तरह से इसमें फंस जाएंगे। इसके बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। और हमें अभी भी नहीं पता कि यह पदक या यह व्यवस्था हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। या फिर, ल्यूपस ने धीरे से कहा, ऐसा होना तो तय था। दोनों उसकी ओर मुड़ गए। हमारी खोज कभी असफल नहीं हुई, ल्यूपस ने आगे कहा। हमने चाहे कुछ भी किया हो, ये हमें हमेशा यहीं तक ले आती रही। शायद हमने चाहे जो भी फैसले लिए हों, ये हमेशा हमें इसी पल तक पहुंचा रही थी। यह विचार ल्यूपस के मन में काफी समय से पनप रहा था। कुछ घटनाएं समझ में नहीं आ रही थीं। जैक का गुस्सा, स्टीव की तत्परता, हर चीज का समय। अगर लिली मर गई होती तो ये परिणाम समझ में आता। लेकिन वह नहीं मरी थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा लगभग महसूस हो रहा था मानो पूरी दुनिया ही घटनाओं को इस टकराव की ओर मोड़ रही हो और हस्तक्षेप की परवाह किए बिना दोनों अल्फा को संघर्ष की ओर धकेल रही हो। शायद ल्यूपस अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। शायद यह मानना आसान था कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है। वहीं काई ऐसा लग रहा था मानो वह अपना मानसिक संतुलन खोने की कगार पर हो। ठीक है, जैक ने तनाव भरे स्वर में कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब उसने अपना पूरा ध्यान उन तीनों पर केंद्रित कर दिया। तुम क्या करोगे? उसने पूछा। क्या तुम स्टीव के लिए लड़ोगे? सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। गुनगुनाना बंद हो गया। जंगल भी थमसा गया। गैरी ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, लेकिन एक बात सबसे ऊपर थी, वह कारण जिसके लिए वह यहाँ आया था। कम रक्त, यही हमेशा से लक्ष्य था। वे पहले से ही सच्चाई जानते थे। पिशाच इसमें शामिल थे। उनजोकू घटनाओं को नियंत्रित कर रहा था। कारण स्पष्ट था, जो भी सबक बचा था वह नरसंहार के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता था। अब द्वंद्व अपरिहार्य था, लेकिन नुकसान को कम करने वाला पक्ष चुनना यही मायने रखता था। ल्यूपस और काई दोनों ने गैरी की ओर रुख किया। यह उनका फैसला था। मैं वह विकल्प चुनना चाहता हूं जिससे कम रक्तपात हो, गैरी ने धीमी आवाज में कहा, मानो वह किसी और से ज्यादा खुद से ही कह रहा हो। स्टीव ने बात करने की कोशिश की थी। जैक ने नहीं की। स्टीव ने युद्ध को रोकने के लिए द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा था। जैक लड़ने के लिए तैयार होकर आया था। गैरी ने अपना सिर उठाया। उन्होंने कहा, हम स्टीव और उसके साथियों के लिए लड़ेंगे। उन शब्दों का जोरदार प्रभाव पड़ा, जिससे दोनों पक्षों में हलचल मच गई। जैक की आंखें चौड़ी हो गईं।
हालांकि स्टीव के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन कुछ तो जरूर झलक रहा था। शायद राहत या फिर पुष्टि। सिस्टम स्क्रीन गायब हो गई। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C1663 पक्ष बदलना। अध्याय 1663 पक्ष बदलना। खोज स्क्रीन को पूरी तरह गायब देखकर उन तीनों को तुरंत समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। कोई पुष्टिकरण संदेश नहीं था, कोई आगे का निर्देश नहीं था और न ही कोई दिशासूचक था जो उन्हें आगे जाने का रास्ता बताता। सिस्टम पहली बार पूरी तरह शांत हो गया था। इससे उन्हें ये समझ आ गया कि उन्होंने जो फैसला लिया था वह अस्थायी नहीं था और न ही ऐसा कुछ था जिसे वे आसानी से बदल सकते थे। ये था अजीबोगरीब तरीके से उन तीनों को उम्मीद थी कि कोई दूसरी स्क्रीन दिखाई देगी, कुछ ऐसा जो उन्हें तसल्ली दे या कम से कम उन्हें ये बताए कि उन्हें आगे क्या करना है। यहाँ तक कि काय, जो आमतौर पर सिस्टम पर सबसे ज्यादा अविश्वास करता था, उसे भी यह सन्नाटा बेचैन कर रहा था। दिशा निर्देशों की कमी से यह स्पष्ट हो गया था कि आगे जो भी होगा वह स्वाभाविक रूप से होगा, बिना किसी हस्तक्षेप के। वे जिस एकमात्र निष्कर्ष पर पहुंच सके वह यह था कि उनके सामने घट रही स्थिति को पहले समाप्त होना ही था। गैरी ने पहला कदम आगे बढ़ाया। बिना कुछ कहे वह युद्ध क्षेत्र में स्टीव की तरफ चलने लगा। ल्यूपस और काय उसके पीछे पीछे उसकी गति से कदम मिलाकर चल रहे थे। हालांकि वे कुछ ही कदम उठा रहे थे, लेकिन हर कदम पिछले कदम से भारी लग रहा था। दोनों समूहों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे पार करना एक ऐसी रेखा को पार करने जैसा लग रहा था जिसे पार करना असंभव था। इससे पहले कि वे ज्यादा दूर जा पाते, एक विशालकाय वेयरवुल्फ सीधे उनके रास्ते में आ गया। नहीं, यह क्या है? आवाज में क्रोध, अविश्वास और विश्वासघात का भाव साफ झलक रहा था। वेयरवुल्फ के पंजे जमीन में हल्के से गड़े हुए थे। जैसे ही उसने उन्हें घूरा, उसकी आंखें एक के बाद एक जल रही थीं। क्या मुझे सचमुच यहाँ खड़े होकर यह सब सहना पड़ेगा? वेयरवुल्फ ने आगे कहा। हमने इन तीनों को सहारा दिया, हमने इनके साथ प्रशिक्षण लिया, इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और इन्हें आश्रय दिया, और अब सिर्फ स्टीव के कहने पर ये हमसे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी नज़र जैक की ओर गई, फिर वापस उन तीनों पर आ गई। और आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें बिना कुछ कहे यूं ही वहां चले जाने देंगे? माहौल में तनाव तुरंत बढ़ गया। जैक के झुंड के कई वेयरवुल्फ्स ने अपना संतुलन खो दिया। उनके शरीर ने स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया दी। स्थिति को बेकाबू होने में ज्यादा समय नहीं लग सकता था। चोर! जैक की आवाज ने तनाव को तीखेपन से चीर दिया। उनके रास्ते में खड़ा वेयरवुल्फ अपना नाम सुनकर वहीं जम गया। उन्हें जाने दो, जैक ने दृढ़ता से कहा। वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं। वे आधिकारिक तौर पर हमारे समूह का हिस्सा नहीं हैं, और अगर सामान्य परिस्थितियों में भी उन्होंने जाने की अनुमति मांगी होती तो हम उन्हें अनुमति दे देते। जैक थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति मात्र से ही उसके समूह में फैल रही फुसफुसाहट शांत हो गई। मुझे पता है कि हमारे सामने की स्थिति अजीब है, जैक ने आगे कहा, और मुझे पता है कि यह सही नहीं लगता, लेकिन इसे इस तरह से सोचिए। उनके अधिकारों के मामले में कुछ भी नहीं बदला है। वे पहले भी स्वतंत्र थे और अब भी स्वतंत्र हैं। स्टीलर ने अपने जबड़े भींच लिए, स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं से जूझ रहा था, लेकिन कुछ क्षणों बाद वह एक तरफ हट गया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उन्हें आगे जाते हुए देखना नहीं चाहता था। रास्ता खुला था। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, जैक ने एक बार फिर बात की। क्या मुझे कम से कम एक स्पष्टीकरण मिल सकता है? उसने पहले से नर्म स्वर में पूछा, ताकि मैं समझ सकूं और ताकि मैं उसे समझा सकूं। ये स्पष्ट था कि जैक किसका जिक्र कर रहा था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। हालांकि सवाल ल्यूपस से संबंधित था, लेकिन गैरी ने ही आगे बढ़कर पहल की। उन्हें जिम्मेदारी का एहसास था। आखिरकार वही तो थे जिन्होंने अंततः निर्णय लिया था। रेड विंग पैक में आने से पहले गैरी ने बात शुरू करते हुए कहा, हम स्टीव के पैक के साथ थे। दोनों तरफ से दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी क्योंकि लोग सुन रहे थे। हम वहां कुछ समय तक रहे, गैरी ने आगे कहा, इतना समय कि हम समझ सकें कि वहां चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन हमने पूरी तरह से वहां बसने का फैसला नहीं किया, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि यह हमारे लिए सही जगह है या नहीं। इसीलिए हम यहां आए थे। अंतिम निर्णय लेने से पहले हम देखना चाहते थे कि रेड विंग पैक कैसा है। गैरी ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। हमारे लिए ये किसी का पक्ष लेने का मामला नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि हम किसे ज्यादा पसंद करते हैं या कौन सही है या गलत। हमें तो आपके और स्टीव के बीच जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह से समझ में भी नहीं आया है। जैक की निगाहें उस पर टिकी रहीं और वह ध्यान से सुनता रहा।
गैरी ने कहा, हम इतना तो जानते हैं कि हम इन दोनों गुटों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते, और अगर स्टीव का साथ देने से हमें इसे रोकने का मौका मिलता है तो हम यही विकल्प चुनेंगे। जैक ने धीरे से सिर हिलाया। ये पूर्ण सहमति नहीं थी, लेकिन समझ तो थी ही। तीनों चलते रहे और आखिरकार स्टीव के इलाके में पहुंच गए। कुछ लोगों ने राहत भरी निगाहों से उनका स्वागत किया, जबकि कुछ ने उन पर अविश्वास जताया। विशेष रूप से वे वेयरवुल्फ जो पहले ल्यूपस से मिल चुके थे उसे ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। वे अब भी मानते थे कि उस रात कोई गलती हुई थी, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से कोई खतरनाक चीज उनके हाथ से निकल गई थी। गैरी स्टीव के और करीब झुक गया। तो इन झगड़ों के बारे में हम क्या करें? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। क्या हम जीतने की कोशिश करें? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। काई ने गैरी की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम हॉवलर्स के नेता हो, काई ने कहा। तुमने फैसला लिया है, इसलिए हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। इस समय मुझे लगता है कि हम इतना बदलाव ला चुके हैं कि जो हो सकता था उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। आइए बस अपने सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करें। इस बार काई ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दूसरी ओर जैक ने अपने सामान पर नजर डाली। गेल्डाक अभी तक नहीं लौटा था, लेकिन सक्षम लड़ाकों की कोई कमी नहीं थी। कुछ देर रुकने के बाद उसने अपना फैसला कर लिया। स्टीलर, टोंगो, क्लॉ तीनों तुरंत आगे बढ़े। उनमें से प्रत्येक समूह में प्रसिद्ध था। स्टीलर तेज था, जो गति और सटीकता पर निर्भर करता था। टोंगो संतुलित था, फुर्तीलापन खोए बिना मजबूत था। क्लॉ हालांकि सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन अपने हमलों की विनाशकारी शक्ति के लिए कुख्यात था। स्टीलर, जैक ने कहा, पहले तुम्हारी बारी है। काई स्टीव के बगल से आगे बढ़ा। मैं इसे ले लूंगा। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सन 1664, पहला द्वंद्व युद्ध। अध्याय 1664, पहला द्वंद्व युद्ध। लड़ाई ठीक वहीं आमने सामने खड़े दोनों गुटों के ठीक सामने होनी थी। काई ने पहले सोचा था कि द्वंद्वयुद्ध को कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है, शायद पहाड़ पर स्थित उन युद्ध क्षेत्रों में जहां अक्सर लड़ाइयां होती थीं, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा उसे समझ आ गया कि यह विकल्प क्यों संभव नहीं था। दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे को जरा सा भी फायदा देने को तैयार नहीं था। वातावरण में तनाव इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो एक भी गलत हरकत से पूरा माहौल बिगड़ सकता है। वेयरवुल्फ पूरी तरह सतर्क थे, उनकी आंखें हल्की चमक रही थीं, मांसपेशियां कसी हुई और तैयार थीं। यहां औपचारिकता की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो भी होना था वह अभी होना था। काई स्थिर खड़ा रहा, उसकी निगाहें सीधे अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी पर टिकी हुई थीं। स्टीलर, जैक के साथियों को इस मुकाबले पर पूरा भरोसा था। उनके हिसाब से तो यह एक आसान लड़ाई होनी थी। स्टीलर बेहद तेज था, इतना तेज कि काई के लिए खतरा बन सकता था, और काई के साथ ट्रेनिंग कर चुके साथियों ने उसे बार बार चोट खाते देखा था। उनमें से ज्यादातर ने पहले ही तय कर लिया था कि इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, स्टीलर ने कंधे हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज बुलंद और आत्मविश्वास से भरी थी। चलो इसे सुलझाते हैं और काम पूरा करते हैं। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाईं, उसके हाथों पर घने बाल फैलने लगे, जो उसकी बाहों से होते हुए उसके सिर तक पहुंच गए। जैसे ही उसका रूपांतरण पूरा हुआ, उसके बालों पर 3 गहरी धारियां बन गईं। किसी संकेत का इंतजार किए बिना स्टीलर ने अपने घुटने मोड़े और आगे की ओर छलांग लगा दी। तेज, जैसे ही वह सीधे काई की ओर दौड़ा, उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। लेकिन खुद को तैयार करने या तुरंत रूपांतरित होने के बजाय काई आगे बढ़ा। वह आखिरी क्षण में एक तरफ हट गया। स्टीलर ने उसे पछाड़ते हुए शॉट लगाया, लेकिन गेंद कुछ इंच से चूक गई। क्या वह इससे बच निकला? जैक के साथियों में से किसी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका रूप परिवर्तन भी अभी तक नहीं हुआ था। अन्य लोगों ने भी तुरंत अपनी राय व्यक्त की। क्या स्टीलर ने ट्रेनिंग के दौरान हर बार उसे नहीं मारा था? हाँ, हर बार। अच्छा, शायद इसीलिए उसने इससे बचने की कोशिश की, दूसरे ने कहा। बार बार होने पर तो मूर्ख भी एक पैटर्न सीख जाता है। काई हिलना बंद नहीं हुआ। जैसे ही वह हमले से बचने के लिए मुड़ा, उसका शरीर बीच में ही बदलने लगा। उसकी त्वचा पर बाल उगाए, उसकी मांसपेशियां कस गईं और उसका वेयरवुल्फ रूप आकार लेने लगा। स्टीलर अचानक रुका और तेजी से मुड़ा। अपने पंजों को चमकाते हुए उसने फिर से वार किया। इस बार हमले तेजी से एक के बाद एक हुए, जिनका मकसद काई को प्रतिक्रिया करने से पहले ही हराना था। काई ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और हर वार के साथ अपना वजन बदलते हुए कोहनियों से बचाव किया।
उसने पलटवार नहीं किया, उसने जल्दबाजी नहीं की, वह हर गंभीर वार से बचने के लिए झुकता, मुड़ता और पीछे हटता रहा। स्टीव के साथियों को ऐसा लग रहा था कि काई बड़ी मुश्किल से ही टिका हुआ है। लेकिन जैक के समूह को कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। उन्होंने काई को इससे पहले कभी इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा था। सामान्यतया स्टीलर अब तक सटीक टक्कर मार चुका होता। सामान्यतया काई अब तक जमीन पर गिर चुका होता। फिर भी वह यहाँ खड़ा था, चल रहा था और हर चीज से बच रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान काई पूरे समय अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। समूह ने शुरू में ही ये तय कर लिया था कि ध्यान आकर्षित करना खतरनाक है। उनमें से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई, किसी ने भी अपेक्षा से अधिक प्रयास नहीं किया, और ब्लूबर्ड के मार्गदर्शन में उन्होंने शारीरिक बल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात सीखी थी। पब फ्यूचर के विज्ञापन, क्यूआई नियंत्रण। काई ने इसका अथक अभ्यास किया था और इसे इतना निपुण बना लिया था कि वह इसे अपनी आंखों के माध्यम से भी प्रकट कर सकता था। ये ब्लूबर्ड द्वारा उसे स्पष्ट रूप से सिखाया नहीं गया था, बल्कि काई ने इसे स्वयं ही खोज निकाला था। उसके आसपास की दुनिया धीमी नहीं हुई, सचमुच में नहीं, लेकिन सब कुछ ज्यादा स्पष्ट और तीक्ष्ण लगने लगा। वह स्टीलर की हरकतों के पीछे छिपे इरादे को उनके पूरी तरह घटित होने से पहले ही समझ सकता था। इसीलिए वह हमेशा पहुंच से थोड़ा दूर ही रहता था। फिर सही समय पर काई ने हमला कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी में ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा और उसने सीधे स्टीलर के पेट में वार किया। इसका प्रभाव बहुत तीव्र था। जैसे ही स्टीलर के फेफड़ों से हवा निकल गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पैर जमीन पर घिसटते हुए पीछे की ओर फिसल गए और वह सीधा खड़े रहने के लिए संघर्ष करते हुए दांत किटकिटाने लगा। तुम जोरदार मारते हो, स्टीलर गुर्राया, लेकिन तुम्हें नॉकआउट करने के लिए मुझे बस एक सटीक वार की जरूरत है। उसने अपना पैर जमीन पर जोर से पटका, जिससे उसके नीचे की जमीन फट गई और वह पहले से भी तेज गति से फिर से आगे बढ़ा। सीधा आरोप। काई को ठीक इसी बात का इंतजार था। सही समय पर काई ने छलांग लगा दी। जैसे ही हमला उसके नीचे से गुजरा, वह स्टीलर के ऊपर से पलट गया और अपने प्रतिद्वंद्वी के ठीक पीछे हल्के से जा गिरा। स्टीलर को यह समझने का समय भी नहीं मिला कि क्या हुआ है, इससे पहले कि उसने महसूस किया कि पीछे से किसी ने उसे बाहों में जकड़ लिया है। AI एनालिसिस ऑफ TCS शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी रेट। सफ़ेद दाग में सुधार की शुरुआत सिर्फ 7 दिनों में। काई ने एक हाथ से स्टीलर की गर्दन को जकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचने लगा। गला घोंटना। सिर्फ ताकत से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। व्यवस्था ने दोनों को सीमित कर दिया था। इसका मतलब था कि कच्ची ताकत से ज्यादा तकनीक मायने रखती थी। काई ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, पैर जमाकर पीछे की ओर झुक गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने गैरी को अनगिनत बार करते देखा था। स्टीलर ने छटपटाया, काई की बांह पर नाखून मारे, लेकिन ये स्थिति सही नहीं थी। उसकी ताकत यहाँ कोई मायने नहीं रखती थी। कुछ सेकंड बीत गए, फिर स्टीलर की चाल धीमी हो गई। अंततः उसका शरीर शिथिल पड़ गया। काई ने उसे छोड़ दिया और पीछे हट गया, तभी स्टीलर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौन। जैक के साथी अविश्वास से देखते रह गए। स्टीलर, जिसे उनमें से ज्यादातर लोग हरा नहीं सकते थे, हार गया था। साफ तौर पर, पूरी तरह से। काई वहीं खड़ा रहा, लगातार सांस लेता रहा, फिर मुड़ा और दूसरों की ओर वापस चलने लगा। स्टीव के साथियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कभी काई की जीत की उम्मीद नहीं की थी, हालांकि वे उसकी ताकत से वाकिफ थे, लेकिन वे रेड विंग पैक की ताकत को भी जानते थे। जैसे ही काई गैरी और ल्यूपस के पास पहुंचा, उसने राहत की सांस ली, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि वह रोके हुए था। चलो गैरी, काई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। अगले वाले से उन्हें चुप करा दो। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम, सन 1665, दूसरा द्वंद्व युद्ध। अध्याय 1665, दूसरा द्वंद्व युद्ध। लड़ाई के नतीजे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो काई ने आसानी से जीत हासिल कर ली हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि स्टीलर ने नामात्र का ही संघर्ष किया हो, लेकिन काई खुद जानता था कि अगर एक पल भी चूक जाती तो नतीजा पूरी तरह से अलग हो सकता था। सिस्टम की पाबंदियों के चलते काई अपनी अत्यधिक ताकत या शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसका हर कदम सटीक, सधा हुआ और योजनाबद्ध होना चाहिए था। लापरवाही से हमले करने या ऊर्जा बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लड़ाई आसान इसलिए लग रही थी क्योंकि उसे कुछ खास फायदे मिले हुए थे। पहला कारण तो केवल जान पहचान थी। काई ने पहले भी स्टीलर के साथ प्रशिक्षण लिया था।
उसने उसे अनगिनत बार स्पैरिंग करते देखा था, उसकी आदतों को गौर से देखा था और यह सीखा था कि जब उसे लगता था कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वह कैसे लड़ता है। स्टीलर अपनी गति और सीधे हमलों पर बहुत भरोसा करता था। उसे विश्वास था कि उसकी विस्फोटक चालें प्रतिद्वंद्वी को प्रतिक्रिया करने से पहले ही हरा देंगी। अधिकांश वेयरवुल्फ के खिलाफ ये रणनीति कारगर साबित होती थी, लेकिन जो इसे पहली बार देखता था उसके लिए यह बेहद डरावना होता था। लेकिन काई ये सब पहले ही देख चुका था। वे तेज हमले, चाहे कितने भी खतरनाक क्यों न हो, एक खास पैटर्न में होते थे। स्टीलर के कंधों का कोण, आगे बढ़ने से पहले उसके घुटनों का मुड़ना और हर बार गति बढ़ाने से पहले का हल्का सा ठहराव। अगर काई को इन बातों का पता न होता तो उसे पता था कि उसे चोट लग सकती थी, शायद वह समय से पहले ही खेल से बाहर हो जाता। लड़ाई में उनकी जीत का दूसरा कारण उनकी तकनीक थी। ताकत के आमने सामने मुकाबले के बजाय काई ने नियंत्रण पर भरोसा किया था। उसने स्टीलर को हराने की कोशिश नहीं की थी, इसके बजाय उसने संतुलन, स्थिति और समय का इस्तेमाल किया था। उसने जो गला घोंटने की तकनीक अपनाई थी वह दिखावटी या क्रूर नहीं थी, लेकिन असरदार थी। स्टीलर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो उसका कोई मतलब नहीं था। शक्ति से अधिक तकनीक मायने रखती है। जब स्टीलर जमीन पर बेहोश पड़ा था तो दोनों समूहों की प्रतिक्रियाएं तत्काल और तीव्र थीं। जैक के साथी अविश्वास से घूर रहे थे। वे पहले भी काई के साथ अभ्यास कर चुके थे। उनमें से कई ने प्रशिक्षण मैचों में उसे हराया था और कई लोगों ने उसे सक्षम लेकिन साधारण मानकर खारिज कर दिया था। स्टीलर को, जो एक ऐसा वेयरवुल्फ था जिससे उनमें से अधिकांश को जूझना पड़ता था, इस तरह हारते हुए देखकर उनकी यह धारणा पूरी तरह चकनाचूर हो गई। स्टीव की तरफ से जोरदार जयकारे लगे। काई ने पीछे हटते हुए स्थिर सांसें ली और अपने चेहरे पर तनाव को जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि उसके मन में विचारों की बाढ़ चल रही थी। अभी भी कुछ कहना मुश्किल है, उसने मन ही मन स्वीकार किया। अगर मैं सीधे सीधे लड़ूं, अगर मैं सिर्फ ची ऊर्जा पर निर्भर रहूं, तो क्या मैं सचमुच जीत पाऊंगा? वह सवाल मन में बना रहा। जैक के झुंड के वेयरवुल्फ्स ने ची के साथ बाकी सभी से कहीं अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया था। वे इसके प्रवाह, इसकी सीमाओं और सहज रूप से अपने शरीर को मजबूत करने के तरीके को समझते थे। काई का नियंत्रण परिष्कृत था, लेकिन अनुभव मायने रखता था। शक्ति का सीधा टकराव शायद एक जैसा परिणाम न दे। अब अगले मुकाबले का समय आ गया था। काई स्टीव की तरफ पीछे हट गया और बिना किसी झिझक के सभी की निगाहें गैरी की ओर मुड़ गईं। गैरी वहां चुपचाप खड़ा रहा, उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। काई के विपरीत, गैरी ने प्रशिक्षण के दौरान दूसरों का अध्ययन नहीं किया था। उसने आक्रमण के तरीकों या आदतों को याद नहीं किया था। वह सहज प्रवृत्ति, भावनाओं और स्वाभाविक आवेगों के आधार पर लड़ता था। यही बात उसे खतरनाक बनाती थी, लेकिन इससे स्थिति जटिल भी हो जाती थी। अगर मुझे ये लड़ाई जीतनी है, गैरी ने सोचा, तो मैं सिर्फ शारीरिक बल पर निर्भर नहीं रह सकता। वह उस क्षण के भार को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। उसकी हर सहज प्रवृत्ति उसे गंभीरता से लड़ने, निर्णायक जीत हासिल करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन उसका एक दूसरा हिस्सा हिचकिचा रहा था। क्या मुझे जीतना भी चाहिए? आगे बढ़ते समय वह सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। अगर तीनों अपने अपने मैच जीत जाते तो स्टीव का समूह तकनीकी रूप से विजयी हो जाता। लेकिन क्या इससे सचमुच संघर्ष समाप्त हो जाता, या इससे दोनों समूहों के बीच दुश्मनी और गहरी हो जाती? खासकर ये देखते हुए कि जीतने वाले वे लोग होते जो कभी जैक के साथ खड़े थे। गैरी खून खराबा नहीं चाहता था। वह जैक के गिरोह को अपमानित नहीं करना चाहता था या इससे भी बदतर स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक एक हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। स्टीव करीब झुक गया, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि केवल गैरी ही सुन सकता था। मुझे लगता है कि इस मैच में हार जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। गैरी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। खोना, अगर इससे कुछ और बुरा होने से रोका जा सकता था तो उसे लड़ाई हारने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन स्टीव के शब्दों ने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। हारने से क्या फायदा होगा? अगर द्वंद्वयुद्ध का मकसद युद्ध रोकना था तो निर्णायक जीत बेहतर विकल्प नहीं होती। इससे पहले कि गैरी कुछ पूछ पाता, स्टीव ने उसे छोड़ दिया और पीछे हट गया। संकेत पहले ही दिया जा चुका था। गैरी के सामने उसका प्रतिद्वंदी आगे बढ़ा। पंजा, क्लॉ के रूप परिवर्तन के क्षण ही गैरी ने अंतर महसूस किया। उसका शरीर स्टीलर की तुलना में कहीं अधिक विशाल, गठीला और प्रभावशाली था। घने बालों वाली त्वचा के नीचे मोटी मांसपेशियां फैली हुई थीं और उसकी उंगलियां लंबी हो गई थीं। नाखून घुमावदार हथियारों की तरह नुकीले हो गए थे जो प्रकाश में हल्की सी चमक बिखेर रहे थे। ये गति पर आधारित लड़ाकू विमान नहीं था, ये तो शुद्ध शक्ति थी। प्रोटेक्टर, वैनगार्ड, कुछ ऐसा ही, गैरी ने सोचा। निश्चित रूप से सुरक्षा घेरे को भेदने के लिए बनाया गया है। गैरी अपने साथ कोई हथियार नहीं लाया था। उसने सोचा था कि द्वंद्वयुद्ध निहत्थे लड़ा जाएगा, क्योंकि वेयरवुल्फों के बीच ये सम्मान का मामला होता है।
क्लॉ की पहुंच और पंजों के सामने उसका यह फैसला तुरंत ही संदिग्ध लगने लगा। लड़ाई बिना किसी पूर्व सूचना के शुरू हुई। क्लॉ ने जोरदार हमला किया, अपनी बांह को बेरहमी से घुमाते हुए। उसकी पहुंच ही गैरी को रक्षात्मक मुद्रा में लाने के लिए काफी थी। उसने ठीक समय पर अपनी बांह ऊपर उठाकर वार को रोक दिया और क्लॉ के पंजों को अपने चेहरे तक पहुंचने से बचा लिया। लेकिन यह एक गलती थी। जैसे ही गैरी ने पहले हाथ पर ध्यान केंद्रित किया, क्लॉ का दूसरा हाथ तेजी से आगे बढ़ा। उसके लंबे नाखून सीधे गैरी के पेट में घुस गए और मांस को चीरते हुए निकल गए। दर्द से गैरी का पूरा शरीर फट पड़ा और खून क्लॉ के पंजों में रिसने लगा। गैरी दांत भींचते हुए पीछे हट गया। तो तुम ही गद्दार हो, क्लॉ गुर्राया। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किससे नफरत है? गैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे लोग जो हमें धोखा देते हैं। क्लॉ एक बार फिर आगे बढ़ा, उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस लड़ाई में मर जाओ। गैरी के शरीर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद को खड़े रहने के लिए मजबूर किया। उसे दोनों समूहों की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। तनाव इतना घना था कि दम घुट रहा था। अगर मैंने गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ी, गैरी ने सोचा, तो हालात बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं। तारांकन 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 MWS और भविष्य के कार्यों से संबंधित अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पैट्रियन जक्समंगा। जब भी MVS, MWS या किसी अन्य सीरीज की खबर आएगी, आपको सबसे पहले वहीं देखने को मिलेगी और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम C1666 वास्तविक दर्द। अध्याय 1666 वास्तविक पीड़ा। तेज पंजों से वार होते ही गैरी लड़खड़ाकर पीछे हट गया और उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। घाव गहरे थे, लेकिन एक वेयरवुल्फ के लिए ये ऐसे घाव नहीं थे जिनसे लड़ाई तुरंत खत्म हो जाए। बल्कि दर्द ने उसके दिमाग को और तेज कर दिया, उसे ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर किया, उसे अनुमान लगाना बंद करने और अपने सामने जो कुछ था उसे समझने पर मजबूर किया। फिर भी जैसे जैसे खून उसके कपड़ों में रिसता गया, उसके विचार पूरी तरह से कहीं और चले गए। मैंने सोचा था, उसके कद काठी को देखकर, शायद वह किसी रक्षक की तरह हो। मैरी की तरह। बड़ा शरीर, वार सहने की क्षमता, मोर्चा संभाले रखने और दूसरों की रक्षा को मजबूत करने की क्षमता। गैरी ने क्लॉ के खड़े होने और अपना वजन इधर उधर करने के तरीके को देखते हुए सोचा। लेकिन उसके नाखून तो ओलिविया जैसे हैं, किसी शिकारी की तरह। तो आखिर वह है क्या? इस लड़ाई में गैरी की पहली गलती यही थी कि उसने दूर से ही क्लॉ को समझने की कोशिश की। दूसरी गलती आगे आने वाले शब्दों पर ध्यान देना था, क्योंकि वे कोरी धमकियां नहीं थीं। गैरी क्लॉ के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान में, उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में और उससे निकलने वाली तीव्र घृणा में इसे देख सकता था। क्लॉ उससे नफरत करता था, सचमुच नफरत करता था। और क्लॉ यहाँ कुछ साबित करने या अंक हासिल करने नहीं आया था। वह तो इसे खत्म करने आया था। उसने जो कहा वो सच था। गैरी को एहसास हुआ, वो सचमुच मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा। अगर वो मेरे गले पर या शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर हमला करता है तो मेरी जान जा सकती है। सिस्टम की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। यह कोई मामूली अभ्यास नहीं था, यह कोई प्रशिक्षण नहीं था। अगर वह यहाँ मर गया तो सचमुच उसकी मृत्यु हो जाएगी। गैरी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि वह अपना सिर घुमाकर स्टीव की ओर देखे। स्टीव ने पहले फुसफुसाते हुए कहा था कि गैरी के लिए हार जाना ही बेहतर होगा। गैरी मान भी गया था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि जैक ने जिस पर भरोसा करके उसे आगे बढ़ाया है, उसके खिलाफ वह साफ सुथरी जीत हासिल कर पाएगा। लेकिन अब वह कैसे हार सकता है? अगर क्लॉ नहीं रुका तो क्या होगा? अगर गैरी गिर गया और क्लॉ गुस्से और इस विश्वास से प्रेरित होकर हमला करता रहा कि गैरी ने उनके साथ विश्वासघात किया है तो क्या होगा? जब कोई आपको मौत के लायक समझता हो तो सम्मान का कोई महत्व नहीं रह जाता। गैरी को पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। क्लॉ उछला और अपने दोनों लंबे नाखूनों के साथ वह अपने पूरे वजन के साथ आगे की ओर गिरा। इस टक्कर से गैरी बुरी तरह पीछे धकेल दिया गया। गैरी ने सहज प्रतिक्रिया करते हुए क्लॉ की कलाई पकड़ने की कोशिश की, जैसे वह किसी असली लड़ाई में करता, लेकिन क्लॉ ने उसे अपनी ताकत से झटक दिया और उसे एक तरफ घुमा दिया। गैरी जमीन पर लुढ़क गया। वह बेबसी के कारण नहीं लुढ़का, बल्कि इसलिए लुढ़का क्योंकि वह ऊर्जा को बिखेरना चाहता था, ताकि चोट से उसकी खोपड़ी न हिल जाए और उसका संतुलन पूरी तरह से न बिगड़ जाए। वह लुढ़का, एक हाथ जमाया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। सांस लेते हुए उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे। जब क्लॉ दोबारा बहुत करीब आ गया तो गैरी ने अपना पैर उठाया और सीधे उसके पेट में लात मार दी। ये लात सटीक और जोरदार थी, जिससे क्लॉ को कुछ पल के लिए रुकना पड़ा। काई ही अकेला नहीं है जिसे लड़ना आता है, गैरी ने खुद को याद दिलाया। मैंने पूरी जिंदगी AFC फाइटर्स का अध्ययन किया है। मैं खुद AFC में रह चुका हूँ। अरे, मैंने तो चैंपियन को भी हराया है।
भले ही अकेले नहीं, ये स्मृति महज गर्व की बात नहीं थी। यह इस बात की याद दिलाती थी कि तकनीक मायने रखती है, समय मायने रखता है, कौन मायने रखते हैं। और इस समय व्यवस्था द्वारा दबाए जाने का मतलब था कि केवल कच्ची ताकत से काम नहीं चलेगा। क्लॉ ने एक बार फिर वार किया, एक बेतहाशा वार जो गैरी के सिर के ऊपर से निकल गया, और गैरी ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने क्लॉ के पेट में एक जोरदार कसी हुई मुक्का मारा, बिना किसी फालतू हरकत के, बस एक सटीक वार। मन ही मन गैरी ने स्टीव से माफी मांगी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था वह इस लड़ाई को हार नहीं सकता था। वह वार आकस्मिक नहीं था, वह उसकी गर्दन पर निशाना साध कर किया गया था। अगर वह लग जाता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन जैसे ही गैरी की मुट्ठी क्लॉ के पेट में धंसी, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वार लगा, लेकिन उससे क्लॉ उस तरह नहीं गिरा जैसा गिरना चाहिए था। गैरी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसे इसका कारण समझ आया। क्लॉ को इसकी उम्मीद थी। यदि किसी के पास ची पर उत्कृष्ट नियंत्रण होता तो वे विशिष्ट क्षेत्रों को मजबूत कर सकते थे, सटीक निशाना साध सकते थे। पेट, पसलियों, शरीर के भीतरी भाग, ठीक उस जगह को मजबूत कर सकते थे जहां उन्हें पता होता था कि हमला होने वाला है। जिस प्रकार अन्य लोग अधिक बल से प्रहार करने के लिए अपनी मुट्ठियों में ची ऊर्जा भरते थे, या तेजी से चलने के लिए अपने पैरों में ची ऊर्जा भरते थे, उसी प्रकार क्लॉ ने इसे अपने मध्य भाग में केंद्रित किया और मजबूती से खुद को तैयार किया। क्लॉ ने उसी क्षण का फायदा उठाया जिस क्षण गैरी को लगा कि उसने जगह बना ली है, और गैरी के सिर पर वार किया। पब फ्यूचर के विज्ञापन, ये बहुत तेज था। गैरी ने ठीक समय पर प्रतिक्रिया करते हुए अपनी बाँह ऊपर उठा ली। नाखून उसकी चमड़ी में धंस गए और उसकी त्वचा में घुस गए। तुरंत ही उसकी बाँह से खून बहने लगा। उसे जलन हो रही थी, न केवल घाव के कारण बल्कि इस सदमे के कारण भी कि वह बाल बाल बचा था। एक पल की देरी होती तो वो कीलें उसकी खोपड़ी में धंस गई होती। गैरी ने दांत पीसते हुए हिलने से इनकार कर दिया। उसने अपना हाथ मरोड़कर वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्लॉ का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह पीछे नहीं हटा, बल्कि और जोर से वार करता रहा। बगल से आती हुई ल्यूपस की आवाज ने तनाव को चीर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वह उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, ल्यूपस ने धीमी और तीखी आवाज में कहा। क्या हम उसे रोकने के लिए बीच में दखल देंगे? अगर हमने ऐसा किया, काई ने उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया, तो जैक का पूरा गिरोह कूद पड़ेगा और यह निश्चित मौत होगी। दूसरी लड़ाई तो वैसे भी बहुत कठिन होने वाली थी जब उन्हें एहसास हो जाएगा कि हमें कम नहीं आंकना चाहिए, और वैसे भी क्लॉ स्टील से निपटना कहीं ज्यादा मुश्किल है। गैरी के पास और कुछ सुनने का समय नहीं था। उसकी नज़र में दुनिया बस पंजे, सांस और हलचल तक सिमट गई थी। उसने दूर हटने की कोशिश की, दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन क्लॉ ने उसे वापस करीब धकेल दिया। गैरी के उठे हुए हाथ ने हमले की एक दिशा तो रोक दी, लेकिन इससे उसका शरीर असुरक्षित हो गया और क्लॉ ने इसका फायदा उठाया। ऐसा लग रहा था कि अगला वार गैरी की गर्दन पर होगा। गैरी ने इसे देखा, महसूस किया और इसके लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन इसके बजाय क्लॉ के नाखून फिर से गैरी के पेट में धंस गए। गैरी के पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी सांस अटक गई। फिर क्लॉ ने अपने दोनों हाथ बाहर निकाले और बिना किसी झिझक के उसी जगह पर बार बार तेजी से वार करने लगा, इतनी तेजी से कि यह अवास्तविक लग रहा था। नाखून अंदर धंसते, बाहर निकलते, फिर अंदर धंसते, हर बार और अधिक खून निकलता जा रहा था। गैरी की कमीज का रंग गहरा हो गया। खून उसके धड़ से बहकर जमीन पर टपक रहा था। उसके घुटने लड़खड़ाने लगे थे, इसलिए नहीं कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर इतनी गंभीर चोट से उबरने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि लड़ाई यहीं खत्म हो सकती है। जैसे गैरी गिर जाए, और अगर वह गिर गया तो क्लॉ शायद रुकेगा नहीं। लेकिन फिर गैरी हिल गया, पीछे नहीं, आगे की ओर। उसने अपना वजन एक तरफ किया, अपने पैर जमाए और अपनी टांगों, कूल्हों और कंधों के जरिए पूरी ताकत लगाई, फिर एक जोरदार मुक्का मारा जो क्लॉ के चेहरे पर जा लगा। ये साफ सुथरा नहीं था, ये सुंदर नहीं था, ये जीवन रक्षा का संघर्ष था। प्रहार इतना जोरदार था कि क्लॉ पीछे की ओर उड़ गया। वह जमीन पर बुरी तरह गिरा, लुढ़का, धूल पर घिसटता हुआ रुका। भीड़ ने प्रतिक्रिया दी, कुछ लोग सन्नाटे में डूबे रहे, कुछ शोर मचाते रहे, लेकिन गैरी को इनमें से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसकी धड़कन बहुत तेज थी, उसकी सांसें बहुत उखड़ रही थीं। दर्द से कराहते हुए क्लॉ का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। चोट लगने के बावजूद, अपनी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बावजूद, वह ऐसे उठा जैसे नीचे रहना उसके लिए नामुमकिन हो। गैरी वहीं खड़ा था, उसका शरीर घावों से भरा था, खून अभी भी टपक रहा था, उसकी आंखें क्लॉ पर टिकी हुई थीं। वह शांत नहीं दिख रहा था, वह एकाग्रचित दिख रहा था, क्योंकि अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। क्लॉ उसे बचने का कोई रास्ता नहीं देने वाला था। कोई नकली हार नहीं होगी, कोई सुरक्षित आत्मसमर्पण नहीं होगा, कोई सुखद अंत नहीं होगा। इसलिए गैरी ने अपनी मुद्रा सीधी कर ली, अपने पेट की चीखों को नजरअंदाज करते हुए, अपने हाथ के नीचे फैल रही गर्म नमी को नजरअंदाज करते हुए।
अगर मैंने कभी कोई एक चीज़ देखी है तो वो ये कि मैंने कई बार जानलेवा हालातों का सामना किया है, गैरी ने कहा, उसकी आवाज़ हर बात के बावजूद स्थिर थी। अगर तुम मेरी जान लेने की सोच रहे हो तो ये आसान नहीं होगा। और फिर गैरी अपने शरीर पर लगे घावों के बावजूद आगे बढ़ता रहा, धीमा होने से इनकार करते हुए, डर को परिणाम तय करने देने से इनकार करते हुए। तारांकन 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 MWS और भविष्य के कार्यों से संबंधित अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पैट्रियन जक्समंगा। जब भी MVS, MWS या किसी अन्य सीरीज की खबर आएगी, आपको सबसे पहले वहीं देखने को मिलेगी और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। परिणाम अध्याय 1667। परिणाम गैरी को कई बार चाकू मारा गया था, फिर भी वह किसी तरह खड़ा था। बाहर से देखने पर यह लगभग अवास्तविक लग रहा था, मानो उसका शरीर कितना भी घायल हो जाए, गिरने से इनकार कर रहा हो। जैक का दल और स्टीव का समूह दोनों अविश्वास से देख रहे थे। एक वेयरवुल्फ जो बहुत पहले गिर जाना चाहिए था, वह केवल अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर सीधा खड़ा था। चाकू से किए गए ये हमले महज मामूली जख्म नहीं थे जिनका मकसद उसे डराना या कमजोर करना था। हर बार मांस और मांसपेशियों को चीरता हुआ निकल रहा था, मानो क्लॉ के पूरे शरीर की ताकत उसमें समाई हो। नाखून गहरे धंस गए और चुभन के तेज दर्द के ठीक बाद क्लॉ की उंगलियों का जोरदार प्रहार हुआ, मानो लोहे की छड़ों से बार बार मारा जा रहा हो। हर बार से गैरी के शरीर में एक झटका लगता था, हड्डियां कांप उठती थीं और फेफड़ों से हवा निकल जाती थी। फिर भी उन्होंने सहन किया। गैरी जानता था कि वह अभी भी क्यों खड़ा है। जब उसका शरीर पूरी तरह से ठीक था तब उसने अनगिनत बार लास्ट स्टैंड जैसी क्षमताओं का इस्तेमाल किया था। उसने पहले भी अपने शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेला था, ऐसी स्थितियों से बच निकला था जहां उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस बार बात अलग थी। न तो कोई शारीरिक संकेत मिला, न ही कोई बफ्स और न ही कोई आपातकालीन क्षमता उसे बचाने के लिए सक्रिय हुई। अभी तो बस उसका शरीर ही था, और उस सच्चाई ने उसे किसी भी दुश्मन से कहीं ज्यादा भयभीत कर दिया था। पहले के विपरीत गैरी को अब कोई संख्याएं दिखाई नहीं दे रही थीं। न ही उसकी हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो रही थी, न ही उसे मौत के कितने करीब होने का कोई स्पष्ट संकेत मिल रहा था। हर जख्म उसे इस तरह से महसूस हो रहा था जैसा उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। दर्द पल भर में कम नहीं हुआ, वह बना रहा, जलता रहा, धड़कता रहा और हर हरकत के साथ बढ़ता गया। ये पहली बार था जब गैरी ने सुरक्षा कवच के बिना एक वेयरवुल्फ के रूप में गंभीरता से लड़ाई लड़ी थी। कोई कौशल नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, और इन सब के बावजूद उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसके सीने में कुछ और ही भावना उमड़ रही थी। संकल्प। क्लॉ ने फिर से उस पर हमला किया, बगल से पूरी ताकत से वार करते हुए। गैरी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी कोहनी से वार को रोका। पंजे तुरंत उसकी त्वचा में धंस गए, मांस को चीरते हुए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपने दांत भींच लिए और आगे की ओर धकेलते हुए क्लॉ के हाथ को जकड़ लिया। उसकी नसों में तेज और असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन गैरी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना शरीर घुमाया और मुक्का मारकर क्लॉ के सिर के किनारे पर वार किया। मुक्के की गूंज सुनाई दी, एक धीमी, भारी आवाज जिससे कई वेयरवुल्फ सहम गए। क्लॉ लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। गुर्राते हुए उसने पलटवार किया। गैरी पीछे नहीं हटा। दर्द सहते हुए उसने क्लॉ को कंधों से पकड़ा और अपना घुटना उसके पेट में जोर से मारा। क्लॉ के फेफड़ों से जोरदार खांसी के साथ हवा निकल गई। यही वो पल था जब लड़ाई का रुख बदल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह न तो तकनीकी प्रहारों का आदान प्रदान था और न ही सावधानीपूर्वक की गई गतिविधियां। यह एक क्रूर हाथापाई में बदल गया। गैरी ने हर हमले से बचने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसने साफ सुथरे तरीके से लड़ने की कोशिश करना भी छोड़ दिया। इसके बजाय उसने उन हमलों को चुना जिन्हें वह झेल सकता था और उन्हें लगने दिया, अपने शरीर को इस तरह मोड़ा कि घातक वार चूक जाएं और उसे पलटवार करने का मौका भी मिल जाए। काई के दृष्टिकोण से ये भयावह और प्रभावशाली दोनों था। गैरी लापरवाही से नहीं लड़ रहा था, उसकी हर हरकत का एक मकसद था। उसने अपने गले को बचाने के लिए अपना वजन इधर उधर किया, अपने शरीर को इस तरह मोड़ा कि गहरे वार अंगों की बजाय मांसपेशियों पर लगे और ऐसे वार सहे जिनसे दूसरे घबरा जाते। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात सीखी जा सके। ये वर्षों के वास्तविक युद्ध के अनुभव से विकसित हुई एक तरह की सहज प्रवृत्ति थी। क्लॉ ने फिर से वार किया और गैरी को कमर पर जोरदार चोट लगी। दर्द से उसका शरीर फट पड़ा, लेकिन उसने पलटवार करते हुए एक और मुक्का मारा, फिर एक और। हर वार में उसकी पूरी ताकत लगी हुई थी। एक और घुटने का प्रहार क्लॉ के चेहरे पर हुआ, जिससे उसके दांत चकनाचूर हो गए और खून बहने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे दोनों समूहों की फुसफुसाहटें शांत हो गईं। क्लॉ लगभग बेहोशी की हालत में पीछे की ओर लड़खड़ा गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। गैरी नहीं रुका, वह आगे बढ़ा और आखिरी मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पूरी ताकत से क्लॉ के चेहरे पर लगी।
इस जोरदार प्रहार से क्लॉ पीछे की ओर उड़ गया, उसका शरीर जैक के झुंड की ओर जमीन पर घिसटता हुआ गिरा। कई वेयरवुल्फ सहज रूप से आगे बढ़े और उसके दोबारा जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया। खत्म हो गया। पंजा नहीं हिला। जैसे ही इस बात का एहसास फैला, युद्ध क्षेत्र में गहरी खामोशी छा गई। गैरी वहीं खड़ा रहा, जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसका वेयरवुल्फ रूप धीरे धीरे मिटने लगा था। उसके शरीर से बाल झड़ने लगे, मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं और जल्द ही उसका इंसानी शरीर खून से लथपथ होकर सामने आ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, खून से लथपथ थे और उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। जो घाव बालों के नीचे छिपे थे वे अब साफ दिखाई दे रहे थे। गहरे घाव, छेद वाले जख्म और चोट के निशान तेजी से उभर रहे थे। किसी कारणवश गैरी को इस हालत में देखना उसके रूपांतरित होने की तुलना में कहीं अधिक भयावह था। वो आदमी, जैक के साथियों में से एक ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुशल है, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति तो वाकई अद्भुत है। जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा उसे हर कोई नहीं समझ पाया, लेकिन जैक ने ऐसा किया। स्टीव ने भी ऐसा ही किया। उन दोनों ने इतने युद्ध देखे थे कि वे असली अनुभव को पहचान सकें। गैरी अपनी ताकत के कारण नहीं जीता था, वह इसलिए जीता था क्योंकि वह जानता था कि कैसे जीवित रहना है। वह जानता था कि हारना नामुमकिन होने पर कैसे लड़ना है। जब गैरी आखिरकार मुड़ा और स्टीव की तरफ वापस चलने लगा तो उसका हर कदम पिछले कदम से भारी लग रहा था। फिर भी वह गिरा नहीं। वह काई और ल्यूपस के सामने रुका और एक कमजोर सी मुस्कान बिखेरी। मुझे लगता है मुझे कुछ खाना चाहिए, गैरी ने भारी आवाज में कहा। नहीं तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा। इन सब बातों के बावजूद वह अब भी गैरी ही था। उसकी नज़रें स्टीव से कुछ पल के लिए मिलीं। गैरी को नहीं पता था कि स्टीव ने उसे मैच हारने के लिए क्यों कहा था। उसे नहीं पता था कि स्टीव के मन में क्या योजना थी। वह बस इतना जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। क्लॉ जैसे प्रतिद्वंदी के सामने पीछे हटना मौत के बराबर होता। स्टीव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। अब उसे बात समझ आ गई थी। गैरी को हारने के लिए कहने के पीछे एक वजह थी और ल्यूपस को ऐसा करने के लिए न कहने के पीछे भी एक वजह थी। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद वह ल्यूपस के स्वभाव को समझ गया था। जैसे ही गैरी एक तरफ हटा, सभी की निगाहें आखिरी बचे हुए फाइटर पर टिक गईं। ल्यूपस। वातावरण में प्रत्याशा का भाव गहरा हो गया। अगर ल्यूपस यह आखिरी मुकाबला जीत जाती तो उन तीनों ने ही जीत का दावा कर लिया होता, और किसी को नहीं पता था कि उस परिणाम का असल मतलब क्या होगा। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों से संबंधित अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी MVS, MWS या किसी अन्य सीरीज की खबर आएगी, आपको सबसे पहले वही देखने को मिलेगी और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। कैपिटुलो 1668, ल्यूपस का द्वंद्वक भाग 1। स्टीव को इस बात की चिंता थी कि इस समय क्या हो रहा है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने सचमुच इन तीनों से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की थी। वे जानते थे कि वे कुशल और प्रतिभाशाली हैं और आज से पहले उन्हें लगता था कि शायद उनमें से कोई एक अपना मैच जीत जाए, शायद दो भी, अगर हालात खराब रहे तो। लेकिन तीनों नहीं, इस तरह तो बिल्कुल नहीं। स्टीव वहीं खड़ा गैरी को देख रहा था, जो लड़ाई के बाद भी जोर जोर से सांस ले रहा था और उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। तभी उसे यह बात दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई कि उसके शिविर से निकले तीनों लोग बहुत कम समय में ही बेहद ताकतवर हो गए थे। उसके समूह से अलग होने के बाद उन्होंने जो कुछ भी झेला हो, जो भी प्रशिक्षण या अनुभव उन्होंने सहा हो, उन सब ने उन्हें उस स्तर तक पहुंचा दिया था जिसकी स्टीव ने पहले कल्पना भी नहीं की थी। स्टीव ने गैरी को अपना मैच हारने के लिए जो कहा था उसका कारण सोची समझी रणनीति थी। काई की इतनी निर्णायक जीत देखने के बाद स्टीव ने आगे की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसे विश्वास था कि काई की जीत कोई संयोग नहीं थी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तीनों में से ल्यूपस सबसे प्रतिभाशाली था। ल्यूपस हमेशा से ही खतरनाक था, यहाँ तक कि जब वह स्टीव की देखरेख में था तब भी। उसकी सहज बुद्धि, विकास की गति और शांत स्वभाव औसत से कहीं अधिक थे। अगर ल्यूपस भी जीत जाता है तो तीनों बाहरी उम्मीदवार जीत का दावा करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो द्वंद्वयुद्ध का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। स्टीव ने कुछ कारणों से द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव रखा था। उसने इसे सावधानीपूर्वक संरचित किया था, एक ऐसा प्रारूप चुना था जिससे उसे और समय मिल सके। शुरू से ही उसका यही इरादा था। हालांकि अगर तीनों बाहरी खिलाड़ी अपने अपने मैच जीत जाते तो जैक का दल द्वंद्वयुद्ध में सीधे हार जाता। समय पाने के लिए यह पहली नज़र में सबसे अच्छा नतीजा लग सकता था, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा बिल्कुल नहीं था। इससे केवल एक ही अनसुलझा परिणाम बचता, जैक और स्टीव। स्टीव द्वंद्वयुद्ध में जैक से लड़ना चाहता था, न कि द्वंद्वयुद्ध के बाहर उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति में। इसीलिए उसने गैरी को हारने के लिए कहा था।
अगर गैरी हार जाता और ल्यूपस जीत जाती तो एक और लड़ाई के लिए तर्क देने का मौका होता। वैसे भी जैक को तो लड़ना ही था, कुल मिलाकर 4 लड़ाइयाँ। अगर तीनों जीत जाते तभी वे नहीं लड़ते। लेकिन अब गैरी द्वारा अपने साहस और जीवित रहने की क्षमता के बल पर लड़ाई जीतने के बाद स्थिति खतरनाक रूप से बदल गई थी। स्टीव ने अपने जबड़े भींच लिए। अगर ल्यूपस यह अगली लड़ाई भी जीत जाता है तो वह सब कुछ जिसे उसने रोकने की कोशिश की थी उसके सामने ही ढह जाएगा। और यही वह हिस्सा था जो समझ में नहीं आया। अगर स्टीव सचमुच जैक से लड़ना चाहता था तो वह शुरू से ही उसे सीधे चुनौती दे सकता था। उसे रोकने वाला कोई नियम नहीं था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर उसने 3 बाहरी लोगों को चुनने की परेशानी क्यों उठाए? अगर उसे कुछ मैच हारने ही थे तो उसने अपने ही समूह के सदस्यों को या कमजोर लड़ाकों को क्यों नहीं चुना? इसका जवाब सतह के नीचे उबल रहे तनाव में छिपा था। स्टीव के समूह के लोग शत्रुतापूर्ण होते जा रहे थे, जितनी शत्रुता उन्हें नहीं होनी चाहिए थी। यह महज प्रतिद्वंद्विता या द्वेष नहीं था, कुछ गहरा अंधकार पनप रहा था। स्टीव इसे उनकी आंखों में देख सकता था, फुसफुसाहट में सुन सकता था और जैक के समूह पर उनकी निगाहों के ठहर जाने के तरीके से महसूस कर सकता था। नफरत बढ़ती जा रही थी और स्टीव को ठीक ठीक पता था कि ऐसा क्यों था। अनज़ोकू, उसके पास अभी तक कोई सबूत नहीं था, लेकिन संकेत स्पष्ट थे। अस्वाभाविक आक्रामकता, रोकने की बजाय जान से मारने की तीव्र इच्छा, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। उनजोकू का प्रभाव फैल रहा था, दोनों पक्षों के वेयरवुल्फ के दिमाग में समा रहा था। असली खतरा यही था, अगर इस द्वंद्वयुद्ध में दोनों गुटों में से किसी का भी योद्धा मारा जाता तो सब कुछ भड़क उठता। उसके बाद युद्ध रोकना नामुमकिन हो जाता। गैरी की लड़ाई में स्टीव ने जो कुछ देखा था उसके आधार पर मौत बेहद करीब थी। क्लॉ जीतने के लिए नहीं बल्कि जान से मारने के लिए लड़ रहा था, जिसका मतलब यह था कि स्टीव अपने ही समूह के लड़ाकों को इन द्वंद्वों को बिना किसी रोक टोक के जारी रखने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बाहरी लोगों को चुनने का यह भी एक कारण था, वे पूरी तरह से अपने समूह के प्रति वफादारी से बंधे नहीं थे। वे नफरत या आक्रोश से प्रेरित नहीं थे, वे ये युद्ध नहीं चाहते थे और अब तक उन्होंने घातक इरादों का सामना करते हुए भी संयम दिखाया था। और एक और कारण था जिसकी वजह से स्टीव को इन लड़ाइयों को जारी रखने की जरूरत थी, समय। स्टीव ने चुपके से अपने दल के कुछ सदस्यों को एक खतरनाक मिशन पर भेज दिया था। वे जानकारी जुटा रहे थे, अफवाहों का पीछा कर रहे थे, उनजोकू की गतिविधियों से जुड़े सुरागों का पता लगा रहे थे। स्टीव अब उनजोकू से डरने का जोखिम नहीं उठा सकता था, उसे सबूत चाहिए था। कुछ ठोस, कुछ ऐसा जो जैक को यकीन दिला सके कि यह सब एक चाल है। पब फ्यूचर के विज्ञापन, अब तक उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला था और इन अंतिम क्षणों में उनके कुछ ढूंढने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन स्टीव को अभी भी समय चाहिए था। थोड़ा और समय भी युद्ध और आपसी समझ के बीच अंतर पैदा कर सकता है। अगर ल्यूपस ये लड़ाई हार जाता है तो स्टीव और जैक को एक दूसरे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे उसे ठीक वही मिल जाएगा जिसकी उसे जरूरत थी, समय, नियंत्रण और स्थिति को पूरी तरह से बेकाबू होने से रोकने की क्षमता। स्टीव ने धीरे से सांस छोड़ी। मैंने ये देखा है, उसने मन ही मन गंभीरता से सोचा। जैक के समूह में और मेरे अपने समूह में भी कुछ लोग अशांति फैला रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, बस मौका मिलते ही हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह सबसे भयावह हिस्सा था। स्टीव को अब अपने ही समूह पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं रह गया था। इसी वजह से तमाम मुश्किलों के बावजूद वह ओमेगा वेयरवुल्व्स पर भरोसा कर रहा था। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि ल्यूपस जीते। लगता है अब मुकाबला मेरा और टोंगो का है, ल्यूपस ने कंधे हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें दृढ़ता छिपी थी। ये कैसा बेवकूफ़ी भरा नाम है। ल्यूपस ने अपनी गर्दन चटकाई, उसकी निगाहें सामने टिकी हुई थीं। मैं तुम्हारी बुरी तरह पिटाई करूंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा, इसलिए हरे बालों वाले के साथ तुमने जो किया वैसा कुछ करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। टोंगो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक और आकृति हिली। सिर्फ एक कदम उसे रोकने के लिए काफी था। सबने मुड़कर देखा। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। आवाज शांत थी, दृढ़ थी, जानी पहचानी थी। स्टीव की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ब्लूबर्ड आगे बढ़ा। हालांकि वह किसी भी समूह का हिस्सा नहीं था, फिर भी उसकी उपस्थिति का अपना महत्व था, बहुत अधिक महत्व। अतीत का एक नायक, एक योद्धा जो ड्रैगन के प्रतिशोध से बच निकला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि मैं झुंड का हिस्सा नहीं हूं, ब्लूबर्ड ने स्थिर निगाहों से देखते हुए कहा, मैं जैक का प्रिय मित्र हूं। मुझे यहाँ एक खास वजह से लाया गया है। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर स्टीव की ओर देखा। और चूंकि आपको इन 3 बाहरी लोगों को प्रतिनिधि के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं तो कोई समस्या होगी। इसके बाद सन्नाटा छा गया। स्टीव ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी।
दोनों पक्षों के वेयरवुल्फ बेचैनी से हिलने डुलने लगे। किसी को भी इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर ब्लूबर्ड लड़ता है तो यह निश्चित रूप से जीत होगी। वहां मौजूद किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन उसी समय ल्यूपस, गैरी और काई ने एक दूसरे की ओर देखा। ब्लूबर्ड ने जो चाहा था ये वह नहीं था। उसने दावा किया था कि वह लड़ाई रोकना चाहता था, तो अब दखल क्यों देना चाहिए? वह असल में क्या योजना बना रहा था? तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों से संबंधित अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी MVS, MWS या किसी अन्य सीरीज की खबर आएगी, आपको सबसे पहले वही देखने को मिलेगी और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सन 1669 ल्यूपस का द्वंद्वयुद्ध भाग 2। अध्याय 1669 ल्यूपस का द्वंद्वयुद्ध भाग 2। हालांकि ल्यूपस को ब्लूबर्ड के असली इरादे का कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी उसने इस स्थिति का खुले दिल से स्वागत किया। मन ही मन वह दोबारा लड़ने का मौका पाकर खुश था। जैक के समूह में शामिल होने के बाद से ही सब कुछ बदल गया था। लड़ाइयाँ, तनाव, झुंडों पर मंडराता निरंतर दबाव, ये सब उसे याद दिलाते थे कि ये दुनिया क्षमाशील नहीं है और ताकत आज भी मायने रखती है। जैक के समूह के साथ प्रशिक्षण के दौरान ल्यूपस ने अपनी ची ऊर्जा पर नियंत्रण को निखारने पर विशेष ध्यान दिया था। उसने खुद को उस स्तर तक चुनौती दी थी जितना उसने प्रशिक्षण के दौरान शूरवीरों के रूप में कभी नहीं किया था, और अपनी ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से बहने देने के बजाय उसे नियंत्रित करना सीखा था। भले ही सिस्टम उसकी शक्ति को दबा रहा था, फिर भी वह अपनी प्रगति को महसूस कर सकता था। यही बात उसे यह जानने के लिए उत्सुक कर रही थी कि वह वर्तमान में कहाँ खड़ा है। धन्यवाद, मेरे दोस्त, जैक ने धीरे से कहा जैसे ही ब्लूबर्ड आगे बढ़ा। जैक की आवाज़ में चिंता थी, न सिर्फ ल्यूपस के लिए बल्कि उन सभी चीज़ों के लिए जिनकी वजह से वे यहाँ तक पहुँचे थे। अगर तीनों अजनबी द्वंद्वयुद्ध जीत जाते तो नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का फैसला हो चुका होता। लेकिन फिर भी जैक को नहीं पता था कि इसका अंत कैसे होगा। मुसीबत यूं ही गायब नहीं हो जाएगी। दुनिया भर में फैल रहा दुख अचानक नहीं रुकेगा। इसीलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद जैक को ब्लूबर्ड पर भरोसा था। उसके यहाँ होने से कम एक उम्मीद तो थी। ठीक है, ब्लूबर्ड ने शांत भाव से कहा और अपना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर टिका दिया। चलो शुरू करते हैं। ल्यूपस के पूरी तरह से रूपांतरित होने से पहले ही ब्लूबर्ड हिल गई। उसने अविश्वसनीय बल से जमीन से लात मारी और पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी तय कर ली। ल्यूपस को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला था कि ब्लूबर्ड की तलवार का हिल्ट उसके पेट में जा लगा। प्रहार बहुत भीषण था। एक जोरदार झटका लगा, ची की शक्ति हवा में फैल गई और ल्यूपस पीछे की ओर उड़ गया। उसके पैर पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठ गए। उसका शरीर ऐसे उठा और फेंका गया मानो उसका कोई वजन ही न हो। ल्यूपस धूल पर फिसल गया और लगभग स्टीव और उसके साथियों की ओर वापस गिरते गिरते बचा। हालांकि उड़ते हुए भी उसका रूपांतरण जारी रहा। उसके शरीर पर बाल फैल गए और उसके पंजे जमीन में गड़ने लगे। एक झटके में उसने अपने हाथ जमीन में गाड़ दिए, मिट्टी को खुरचते हुए अपनी गति रोक दी। बिना किसी झिझक के ल्यूपस ने खुद को फिर से आगे बढ़ाया। हाँ, ब्लूबर्ड ने अपनी तलवार पूरी तरह से निकालते हुए कहा। तुम हमेशा दूसरों से ज्यादा सहनशील रहे हो। सबसे पहले ल्यूपस ने हमला किया। उसके नुकीले और चौड़े पंजे हवा में लहराते हुए ब्लूबर्ड की छाती पर वार करने के लिए आगे बढ़े। ब्लूबर्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी तलवार को सटीक चाप में घुमाया। जैसे ही तलवार ल्यूपस के पंजों से टकराई, तलवार के अंदर ऊर्जा का प्रवाह हुआ, धातु और बल आपस में रगड़ खाते हुए युद्ध क्षेत्र में वह आवाज गूंज उठी। ल्यूपस ने अपनी रणनीति बदलते हुए खुद को समायोजित किया। उसने मुक्कों और लातों का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रित ची ऊर्जा के बल पर अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन हर बार ब्लूबर्ड ने सहजता से उसका सामना किया। कभी कभी वह अपनी तलवार के सपाट हिस्से से वार रोकता था, तो कभी केवल तलवार के किनारे का उपयोग करके ल्यूपस के हमलों को मोड़ देता था। कभी भी अति न करता, कभी भी व्यर्थ में हरकत न करता। वहां मौजूद दर्शकों के लिए ये लड़ाई बेहद रोमांचक थी। दोनों लड़ाके लगातार गतिमान रहे, बिना रुके एक के बाद एक वार करते रहे। ल्यूपस ने निरंतर आक्रमण किया, उसकी चालें तेज और आक्रामक थीं। ब्लूबर्ड ने सटीक समय पर जवाब दिया, कभी भी बहुत पीछे नहीं हटा, कभी भी बहुत अधिक दबाव नहीं डाला। लेकिन उनमें स्पष्ट अंतर था। ब्लूबर्ड वास्तव में हमला नहीं कर रहा था। हाँ, उसने अपनी तलवार चलाई। हाँ, उसका ल्यूपस से सीधा टकराव हुआ। लेकिन ब्लूबर्ड का हर वार केवल जवाबी हमला था। उसने ल्यूपस की शक्ति का ठीक ठीक मुकाबला किया, न ज्यादा न कम, मानो वह उसका प्रतिबिंब हो। इस एहसास ने ल्यूपस को बेचैन कर दिया। इतनी सारी ची ट्रेनिंग के बाद भी मैं उसे हरा नहीं पा रहा, ल्यूपस ने सोचा। तभी एक और टक्कर से उसकी बाहों में कंपन दौड़ गई। क्या मुझे अब तक और मजबूत नहीं हो जाना चाहिए था?
ये सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अगर उसकी ताकत काफ़ी नहीं थी तो ब्लूबर्ड ऐसा क्या अलग कर रहा था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, ल्यूपस ने कुछ और देखा, कुछ ऐसा जो कहीं अधिक परेशान करने वाला था। ब्लूबर्ड ने देर से प्रतिक्रिया नहीं दी थी। कई बार ल्यूपस के हमला करने से पहले ही ब्लूबर्ड की तलवार चलने लगती थी। तलवार अजीब कोनों पर घूमती थी और ल्यूपस के हिलते ही उसकी भुजाओं पर प्रहार करती थी, जिससे उसके हमले पूरी तरह से होने से पहले ही बाधित हो जाते थे। ऐसा लग रहा था मानो ब्लूबर्ड को ल्यूपस से पहले ही पता चल गया हो कि ल्यूपस कहाँ हमला करेगा। तभी मुझे ये बात समझ में आई, वह सिर्फ मेरी बराबरी ही नहीं कर रहा है, वह मुझे समझ रहा है। ल्यूपस ने और जोर लगाया, अपनी ऊर्जा को अपने अंगों में प्रवाहित करते हुए अपने हमलों की गति बढ़ा दी। लेकिन चाहे वह अपनी लय कितनी भी बदल ले, ब्लूबर्ड हमेशा एक कदम आगे रहा। तलवार ने पंजों को जमीन पर गिरने से पहले ही रोक दिया। उसके फुर्तीले कदमों ने ल्यूपस के उन सभी कोनों को बंद कर दिया जिन्हें वह खुला समझता था। ब्लूबर्ड की आंखें शांत और एकाग्र थीं। ल्यूपस को इस बात का एहसास नहीं था कि ब्लूबर्ड उन सफ़ेद रेखाओं का अनुसरण कर रहा था जिन्हें केवल वही देख सकता था। अवसर के धुंधले रास्ते उसके आंदोलनों का मार्गदर्शन कर रहे थे, उसे प्रत्येक हमले के लिए इष्टतम समय और स्थिति दिखा रहे थे। आमतौर पर वे रेखाएं घातक अवसर प्रकट करती थीं, लेकिन ब्लूबर्ड ने उन्हें बदल दिया, जानबूझकर कम निर्णायक रास्ते चुने। वह लड़ाई को पहले ही खत्म कर सकता था। उन्होंने ऐसा न करने का विकल्प चुना। मुझे माफ़ करना ल्यूपस, ब्लूबर्ड ने एक और वार को रोकते हुए मन ही मन सोचा। तुम और भी ताकतवर हो गए हो, पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर। लेकिन अगर मैंने इसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया तो उन्हें पता चल जाएगा। ब्लूबर्ड ने सिर पर आ रहे पंजे से बचने के लिए नीचे झुककर खुद को बचाया। एक ही झटके में उसने अपनी तलवार ऊपर की ओर घुमाई और ल्यूपस की दोनों भुजाओं पर अंदर की ओर प्रहार किया। इस प्रहार से ल्यूपस के अंग आपस में उलझ गए और उसका संतुलन बिगड़ गया। ल्यूपस के ठीक होने से पहले ही ब्लूबर्ड ने हस्तक्षेप किया। उसकी मुट्ठी ल्यूपस की पसलियों पर जा लगी। यह आघात बेहद विनाशकारी था। ऊर्जा से भरपूर उस प्रहार ने उनके बीच की हवा को कुचल दिया, जिससे ल्यूपस एक घुटने पर गिर पड़ा। उसके पेट में तेज दर्द हुआ, उसकी सांसें रुक गईं। ब्लूबर्ड नहीं रुकी। उसने ल्यूपस का सिर पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी लेकिन नियंत्रित थी। नीचे ही रहो, ब्लूबर्ड ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने ल्यूपस का सिर जमीन पर पटक दिया। इस टक्कर से उनके नीचे की धरती हिल गई। धूल उड़ रही थी और ल्यूपस स्थिर पड़ा था, उसका शरीर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहा था। सामान्यतः वह लड़ता रहता, सामान्यतः वह हर हाल में खड़े होने के लिए खुद को मजबूर करता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ल्यूपस को सच्चाई पता थी। ब्लूबर्ड ने लड़ाई के दौरान उसे एक से अधिक बार बख्श दिया था। अगर ब्लूबर्ड उसे हराना चाहता तो यह बहुत पहले ही हो चुका होता। शायद एक दिन, जब व्यवस्था उसकी शक्ति को दबाना बंद कर देगी, तब ल्यूपस ब्लूबर्ड के साथ एक सच्चा द्वंद्व युद्ध करना चाहेगा। एक ऐसा द्वंद्व युद्ध जिसमें कोई बंधन नहीं होगा, एक ऐसा द्वंद्व युद्ध जिसमें कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन आज वो दिन नहीं था। मैच खत्म हो गया, ब्लूबर्ड ने जैक की ओर मुड़ते हुए सीधे खड़े होकर कहा। इसका मतलब है कि अब सिर्फ एक ही चीज बची है ना? दोनों समूहों में सन्नाटा छा गया। आगे क्या होने वाला है ये सब लोग समझ गए थे। द्वंद्व अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। परिणाम स्पष्ट था और अब सब कुछ सुझाने के लिए, दोनों समूहों का भाग्य तय करने के लिए अंतिम युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। अल्फाज के बीच युद्ध। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। 1670 ईस्वी अंतिम द्वंद्व युद्ध। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 1670 अंतिम द्वंद्व युद्ध। अब तक के नतीजे कम से कम अप्रत्याशित ही रहे हैं। जिसे सभी ने वर्चस्व का एक तरफा प्रदर्शन समझा था, वह कहीं अधिक जटिल और परेशान करने वाला रूप ले चुका है। तीनों ओमेगा, जो बाहरी थे और इस संघर्ष के केंद्र में होने के लिए कभी नहीं थे, जैक के चुने हुए लड़ाकों और उससे भी महत्वपूर्ण दोनों समूहों की अपेक्षाओं के विरुद्ध खड़े होने में कामयाब रहे। ऐसा नहीं था कि जैक के प्रतिभागी कमजोर थे। वहां खड़े किसी को भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। यहां तक कि अब भी, अपनी आंखों से परिणाम देखने के बाद भी, कई लोगों को लगता है कि अलग परिस्थितियों में जैक का समूह जीत सकता था। लेकिन सच्चाई वही रही, परिणाम तो परिणाम थे और तीनों ओमेगा ने अपनी जगह बनाए रखी। गैरी ने सिर्फ दृढ़ संकल्प के बल पर लड़ाई लड़ी, अपने जख्मी शरीर को सिर्फ इच्छाशक्ति से आगे बढ़ाया। काई ने तकनीक और नियंत्रण पर भरोसा किया, ऐसे तरीके अपनाए जिन्हें कुछ लोग छलपूर्ण कहते थे, हालांकि उनकी प्रभावशीलता से कोई इनकार नहीं कर सकता था। और ल्यूपस ने ब्लूबर्ड के सामने किसी भी वेयरवुल्फ की तरह शानदार प्रदर्शन किया। यही बात काफी थी। उसकी हार को इतनी शांति से स्वीकार करने का एकमात्र कारण यह था कि वह किससे मुकाबला कर रहा था। जैसे ही जैक आगे बढ़ा, मैदान में गहरी खामोशी छा गई। मैच 4 राउंड का है, जैक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज दोनों समूहों तक सुनाई दी।
अगर हम इसे सरल रखना चाहते हैं तो क्यों ना हम सीधे सीधे कह दें कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा वही सब कुछ तय करेगा। इसे 5 राउंड तक खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टीव भी आगे बढ़ा और जैक के सामने खड़ा हो गया। उनके बीच की दूरी तनाव से भरी हुई थी। मैं भी यही सोच रहा था, स्टीव ने जवाब दिया। आखिरकार अगर हम दोनों लड़ेंगे तो सब कुछ सुलझ जाएगा, है ना? लेकिन मुझे पहले आपसे कुछ पूछना है। उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हुई, हालांकि उसमें गंभीरता बरकरार थी। क्या सच में जानलेवा लड़ाई ज़रूरी है? क्या आप मेरी बात अभी भी नहीं सुन सकते? जैक ने पीछे हाथ बढ़ाकर अपनी पीठ से विशाल तलवार निकाली। तलवार के जमीन में धंसने की एक धीमी, गूंजती हुई आवाज़ पूरे मैदान में गूंजती हुई प्रतीत हुई। मुझे डर है कि मैंने अपना फैसला कर लिया है, स्टीव, जैक ने कहा। तुम जो चाहो कह सकते हो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। पूरे ब्रॉन्जलैंड के भले के लिए। स्टीव थोड़ा मुड़ा और अपने पीछे वालों को इशारा किया। शिविर के भीतर से कई वेयरवुल्फ निकले, जिनके हाथों में एक बड़ी ढाल थी। वह पुरानी, टूटी फूटी और घिसी हुई थी, फिर भी बेहद मजबूत थी। जब वह ढाल स्टीव के हाथ में रखी गई तो उसने उसे आसानी से उठा लिया। क्या तुम्हें याद है, जैक? स्टीव ने धीमी आवाज़ में पूछा। यही वह ढाल है जो तुमने मुझे दी थी। एक समय हम इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे। और अब हम यहाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मूर्खतापूर्ण है? जैक का जबड़ा कस गया। संदेह उसके मन में घर कर गया और उसने अपने निचले होंठ को दांतों से दबा लिया। उसका दिल एक पल के लिए डगमगा गया। क्या वह जल्दबाजी कर रहा था? क्या सच में यही एकमात्र रास्ता था? अभी तक कोई सबूत नहीं था कि स्टीव से टकराव से कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इससे उसका दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन जैक के कुछ बोलने से पहले ही उसके पीछे से आवाज़ें आने लगीं। मैंने उन्हें देखा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। स्टीव का गिरोह हफ्तों से रेड विंग का पीछा कर रहा है। लापता होने के मामले सामने आए हैं। एक और आवाज़ ने कहा। लोग गायब हो रहे हैं और यहाँ से किसी गंदे कुत्ते के बालों की बदबू आ रही है। जैक की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने इस तरह के आरोप पहली बार सुने थे। चीख पुकार जारी रही, आवाज़ें आपस में टकरा रही थीं, हर शब्द के साथ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये झूठ है, स्टीव के साथियों में से किसी ने चिल्लाकर जवाब दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे झुंड पर बार बार हमला हो रहा है। दूसरे ने चिल्लाकर कहा, जैसे किसी को ठीक ठीक पता हो कि हम कहाँ होंगे। हम तो बाकी इंसानों जैसे ही दिखते हैं। तीसरी आवाज़ चिल्लाई, सिर्फ हमारे जैसे दिखने वाले ही बता सकते हैं कि हम वेयरवुल्फ हैं। चीख पुकार तेज होती गई, उग्र होती गई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। क्रोध और क्रोध में तब्दील हो गया। वातावरण में तनाव इतना बढ़ गया कि दम घुटने लगा। स्टीव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसका समूह डर, वफादारी या किसी और भयावह इरादे से ऐसा कर रहा है। उसके मन में कहीं न कहीं बाहरी प्रभाव का संदेह था, कोई ऐसी चीज़ जो भावनाओं को बिगाड़ रही थी, दोनों पक्षों को नफरत की ओर धकेल रही थी। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। और बिना सबूत के वह अपने ही लोगों पर आरोप कैसे लगा सकता था? अरे यार, क्या उन्हें कुछ नहीं मिला? स्टीव ने शिविर के किनारे की ओर देखते हुए सोचा। उसके वेयरवुल्फ में से एक ने धीरे से अपना सिर हिलाया। स्टीव को इस बात का पूरा यकीन था, अगर कोई इन दोनों अल्फाओं के बीच टकराव करवाना चाहता था, अगर कोई इस युद्ध को भड़काना चाहता था, तो वह आसपास ही कहीं मौजूद होगा। देख रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा। इसीलिए उसने आसपास के इलाके की जांच के लिए एक अलग दल भेजा था। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, कोई संकेत नहीं। वेयरवुल्फ ने होठों से कहा। जैक ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आवाज़ शोरगुल के बीच गूंज उठी। बहुत हो गया समय बर्बाद करना, जैक चिल्लाया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वह ढाल एक उपहार थी और मैं उसे तोड़ दूंगा। मैं ब्रॉन्जलैंड को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टीव ने ढाल पर जोरदार प्रहार किया, जिससे कंपन की लहरें चारों ओर फैल गईं। दोनों अल्फा रूपांतरित होने लगे, उनके शरीर शक्ति से भर उठे, हड्डियां हिलने लगीं और उनके वेयरवुल्फ रूप प्रकट होते ही उनके शरीर पर बाल उगने लगे। ठीक उसी क्षण उन्होंने हमला कर दिया। गैरी, काय और ल्यूपस चुपचाप देखते रहे। उनके सीने में बेचैनी घर कर गई। उनके मन में संदेह घर कर गया, क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए था? अगर हमने जैक का साथ दिया होता तो क्या हालात अलग होते? लेकिन इससे पहले कि अल्फा हमला कर पाता, उनके बीच सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। यह ऊपर से नीचे उतरा और जबरदस्त बल के साथ जमीन पर टकराया, जिससे एक चमकदार घेरा बन गया जो बाहर की ओर फैल गया। इस ऊर्जा ने जैक और स्टीव दोनों को बीच में ही रोक दिया और उन्हें वहीं जमा दिया, जबकि प्रकाश उनके बीच तेजी से चमक रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन। संपर्क सेवा की शर्तें।